नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के काव्य खंड का 5वां अध्याय कृपाराम जी खिड़िया द्वारा रचित सोरठे। पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जीवन परिचय है कि कृपाराम जी कैसे थे। शाखा खिड़िया शाखा के चारण कवि माने जाते थे, जो प्रशंसा गाते हैं अपने राजाओं की। उनके चारण उन्हीं को बोला जाता है। इनके पिता का नाम जगराम जी था एवं वो खराड़ी गांव में, जो कि वर्तमान में पाली जिले में है, वहाँ के निवासी थे। जो कहाँ पे, सीकर के नरेश यानी राजा देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह के यहाँ वो चारण के रूप में यानी दरबारी कवि थे। उन दोनों ने यानी उन राजा देवी सिंह और उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने उनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर क्रमशः इनको महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम जी खिड़िया का रचना काल माना जाता है 1864 विक्रम संवत के आसपास। इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण राज्यारा सोरठा एक काव्य है। चालक नेसी एक नाटक भी लिखा इन्होंने तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राज्यारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। इसमें राज्यारा सोरठा में क्या किया है कवि ने, इन्होंने अपना ये सारा अपने सेवक राजाराम यानी राजा को संबोधित करके लिखा था, जो कि उनका एक विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। चूंकि राजा कैसा था, निसंतान था, तो उसको हर समय ऐसा दुख लगा रहता था, उदास रहता था कि मरने के बाद उसका कोई नाम नहीं लेगा। तब कवि ने उसको आश्वासित किया था कि मैं तेरे को इतना अमर बना दूंगा कि पूरी दुनिया तेरे को याद रखेगी। तब कवि ने गुरु और शिष्य के प्रति जो अगाध प्रेम था उसको यहाँ इन कवि की जो अपने शिष्य के प्रति जो इस तरीके का भाव है वो एक गुरु के महत्ता को श्रेष्ठ साबित करता है। तब कवि ने राज्य को संबोधित करके नीति के सोरठे रचने शुरू किए। करीब उनके 140 सोरठे मिलते हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा को साहित्य दर्जा मिल चुका है, तो राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की जो राज्यारा सोरठा है प्रथम रचना मानी जाती है काव्य की। इसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है और वेण सगाई मुख्य अलंकार है। और कहीं देखने को नहीं मिलेगा वेण संगई, यानी जिसको अन्योक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता, प्रसाद गुण युक्तता के कारण राज्यारा सोरठा लोक समाज में आज बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। और जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है, प्रस्तुत पाठ में आपके प्रमुख रूप से क्या बताया है कि कवि ने हिम्मत और पराक्रम महत्व, सत्संगति का क्या लाभ होता है और आपदा से पूर्व यानी संकट आने से पहले बहुरी करे को कब काल करे सो आज कर का महत्व स्पष्ट किया है। मानव जीवन में वाणी का कितना महत्वपूर्ण है एवं सोच समझकर और मधुर वचन बोलने का ही उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा तभी होगी, गुणों की पूजा ही होनी चाहिए। यदि आपके गुणों की वहाँ पूजा नहीं होती है तो आपको वहाँ नहीं रुकना चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। आइए देखते हैं। दो का मैंने साथ में लिया है, दो सोरठे का। ठीक है। तो पहला सोरठा और दूसरा सोरठा, इन दोनों का पहले हम क्या जान लेते हैं, प्रसंग जान लेते हैं, जो कि मैंने आपके शब्दबद्ध किया है कि आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़े और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए प्रसंग किस तरीके से लिखा जा सकता है, जिसके तहत यदि आप इस तरीके से लिखते हो तो व्याख्या के जो पूरे अंक हैं आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाए। तो देखिए पहले संदर्भ क्या होगा, संदर्भ और प्रसंग इसका कि प्रस्तुत सोरठे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राज्यारा सोरठा नामक पाठ से उद्धृत है।
कवि अपने सेवक राज्य यानी राजा राम को संबोधित करते हुए गुण और अवगुण, ये तो पहले सोर्टे में है, अवगुण पर ध्यान देने की बात की है, और दूसरे सोर्टे में जीवन में पराक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है कि पराक्रम कैसा होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है कि गुण अवगुण जिन गांव, कवि अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में या समाज में कोई भी गुण और अवगुण सुने न कोई सांभळे, सुने यानी जिनके जो गुणों को या अवगुणों को कोई देखता नहीं है या उनको सांभळे यानी समझता नहीं है, यानी ध्यान नहीं देता है, यानी गुण और अवगुण पर न ध्यान देता हो और न उन्हें समझ पाता हो, तो उन नगरी विच नाव, क्या कवि क्या कह रहा है कि उन नगरी से यानी उस नगर में रहने से तो अच्छा है। कहाँ? उस नगर विच नाव, नाव यानी रहने से तो अच्छा है। उस नगर में रहने से, या नाव का अर्थ है बसने से, तो विच यानी बीच में रहने से तो अच्छा। रोही, रोही यानी निर्जन वन, निर्जन वन। आछी यानी निर्जन वन में बसना अच्छा होता है। ठीक है, यानी उस गांव या समाज में रहने से तो निर्जन वन में अपना घर बसा लेना अच्छी बात होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो टकेसर बाजी टकेसर खाजा, यानी जहाँ सारी वस्तुएं एक भाव बिकती हो। ठीक है, यानी जहाँ पे ना तो श्रेष्ठता का और राजा से लेकर रंग तक का, जिनका सबका एक ही प्रकार का सम्मान होता हो, जहाँ सभी वस्तुओं का मूल्य एक समान होता हो, वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर कारज सरे न कोई, यानी कारज यानी कोई भी कार्य, सरे न कोई यानी सरे यानी होना, कोई भी कार्य सरे यानी सफल नहीं होता है। यानी जीवन में कभी क्या कह रहा है, कब नहीं होता है? बल पराक्रम हिम्मत बिना, जीवन में बिना बल और पराक्रम के कोई भी कार्य सफल, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हलकारिया की होय रंगा स्याला राजिया, यानी हलकारिया केवल ललकारने से, केवल ललकार बढ़ने से या हुकारने से कुछ नहीं होता है। यानी क्या? रंगा सियाड़ा, रंगा सियाड़ा यानी रंगे हुए सियार। जो सियार क्या कर लेता है? रंगा हुआ, यानी जिन्होंने शेर की खाल जैसा रंग रंगवा लिया अपने ऊपर, यानी शेर की खाल ओढ़ने का, खाल के जैसा दिखने वाला अपने ऊपर रंग करवा लिया, लेकिन उनमें उतनी हिम्मत नहीं होती है। वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं? पराक्रम का ढोंग कर सकते हैं, यानी हलकार ही सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? डींग हाँक सकते हैं। ठीक है, जबकि वेश पहनने से यानी शेर की खाल ओढ़ लेने से क्या सियार कभी शेर बन सकता है? नहीं। उन्हें कितना भी ललकारो या उकसाओ, वो उनमें यही डर रहता। कौन सा डर? असफलता का भय उनको कभी आगे आने नहीं देता है। यानी अगर आप में बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो इसके बिना आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। आगे समझ में विशेष देखिए, भाषा कैसी है? सरल सहज राजस्थानी भाषा है और सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। गुणों और अवगुणों पर ध्यान नहीं देने वाले लोगों के बीच में रहना कभी भी हमारे लिए कैसा बन सकता है? संकट का कारण बन सकता है। फिर जो व्यक्ति बल और पराक्रम दिखाने में समर्थ नहीं होते, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार और प्रसाद गुण की छटा दिखाई दे रही है। और इससे पहले आप पाठ परिचय में भी दे दिया गया है कि वैण संगई, वैण सगई अलंकार यहाँ पे इन सभी सोर्टों में आपको देखने को मिलेगा। आगे समझ में यहाँ तक आपको? आइए बढ़ते हैं अगले सोर्टे की तरफ। अगले सोर्टे क्या कह रहे हैं कि मिले सिंह वन माँ। वन माँ यानी पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं। तीसरे और चौथा का सिंह माँ, जो वन में सिंह मिलता है,
मृगा मृगपत कियो। तो पहले प्रसंग जान लीजिए कि कवि अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि बलवान और पराक्रमी लोग हमेशा अपने बल से ही वो ऊंचे सम्मान को प्राप्त करते हैं, तथा चौथे सोल्टे में दिया हुआ है कि युद्ध में तलवार की धार का सामना करने वाला, अर्थात जिन्हें मरने का भय नहीं होता है ना, वो ही राजा बनकर इस पृथ्वी पर भोगा करते, यानी पृथ्वी पर क्या करते हैं, राज करते हैं। ठीक है, आइए करते हैं व्याख्या कि मिले सिंह वन मां। कवि कहते हैं कि जंगल का राजा, जिसको शेर को मृगपति कहा जाता है, किन मृगा मृगपत कियो, यानी कौन से पशुओं ने उसको, कोई पशुओं ने, यानी किंतु पशुओं ने कभी मिलकर यानी अपना मत या वोट देकर उसको कभी राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। यानी मिले सिंह वन मां, वन में जो शेर मिलता है उसको कभी भी मृगा मृगपत कियो, कभी भी पशुओं ने उसको कोई मत देकर अपना राजा मृगपत किया, यानी अपने पशुओं का राजा नहीं बनाया है। जोरावर, जोरावर यानी जो बलशाली होता है, जोरावर अतिजा, यानी अतिजा यानी जिसमें जितना बल होता है, यानी जहाँ कहीं पे भी जिसमें जितना बल होगा, रहे उर्द गत राज, या उर्द गत यानी उसको ऊंचा सम्मान मिल ही जाता है, वो अपना उच्च सम्मान प्राप्त कर ही लेता है। ठीक है, आगे समझ में। फिर देखिए चौथा क्या कह रहा है कि आछा जुद अणपार, दार खगा सन्मुख दसे। आछा जुद, जुद यानी अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? जुद यानी युद्ध में, अणपार भाग लेना, यानी युद्ध में भाग लेना अच्छी बात होती है। दार खगा सन्मुख दके, यानी सूरवीरों को क्या करना होता है? दार खगा, खगा यानी उनको क्या करना होता है? तलवार की धार के आगे उनको क्या करना होता है? खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, यानी उनको निर्भय होकर उस तलवार की धार का सामना करना होता है, यानी वो यहाँ डरते नहीं हैं, वो निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। तो भोगे हुए बरतार, यानी वास्तव में राजा कौन होगा? रसा यानी पृथ्वी पे कौन होगा? जिनके नर राज्य, यानी जिस मनुष्य के हृदय में क्या होगा? साहस होगा, वो ही व्यक्ति इस पृथ्वी का राजा बनकर उस पर राज करेगा। यानी जो चुनौतियों का साहस के साथ सामना करेगा, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। विशेष देखिए भाषा कैसी है? सरल एवं स्थानीय शब्दावली युक्त राजस्थानी भाषा है। शैली कैसी है? उपदेशात्मक है एवं नीतिपरक और हिम्मत के साथ जीने का क्या किया है? संदेश दिया है। फिर दोनों ही शोर्टे में कवि ने पराक्रम और साहस की महिमा को बताया है। आ गया समझ में यहाँ तक आपको? आइए बढ़ते हैं अगले शोर्टों की तरफ। अगले शोर्टे क्या कह रहे हैं, प्रसंग के माध्यम से जान लेते हैं। ठीक है, प्रसंग क्या कह रहा है इनका? इधर देखिए कि पहले शोर्टे में तो क्या बताया है, कवि ने सोच समझकर बात कहने की शिक्षा दी है। यानी हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? सोच समझकर, तोल कर बोल, ऐसा बोलना चाहिए। बिना मौसम के हमें कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। या यूं मान लीजिए कि एक बार जो जैसे तीर कमान से निकल जाता तो वो वापस नहीं आता है, तो हमें भी अपने शब्दों को उसी भांति सोच समझकर ही बोलना चाहिए। वहीं दूसरे शोर्टे में आग, शत्रु और रोग का उपाय हमें पहले से ही कर लेना उचित बताया है। आग लगती है तो उसका हाथों हाथ उपाय करना चाहिए, शत्रु कोई बनता है तो उससे हाथों हाथ निपटने का उपाय, और रोग आता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाके इलाज ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही क्या गहरे हो जाने के बाद अपना भयंकर रूप दिखा ही देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन ही सु अवदात, यानी इन ही सु यानी किनसे? अच्छी या हितकारी बात। कैसी? अच्छी हो भले हितकारी हो, फिर भी अपने को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सोच विचार कर ही करनी चाहिए।
भले कितनी हितकारी बात क्यों नहीं हो, अच्छी बात क्यों नहीं हो, लेकिन कहनी सोच विचार, लेकिन सोच समझ कर ही कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया, यानी बिना समय और अवसर का ध्यान रखे जो बात कही जाती है रूढ़ी लगे। रूढ़ी यानी वो कैसी लगती है, आप वो कैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। लगे न राजिया, अच्छी नहीं लगती है। जरूरी नहीं है कि हम जो बोलने वाले भले कितना ही अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो आगे वाले को बिना अवसर के आप बात कहोगे तो वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें हमेशा उचित समय देखकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। ठीक है। फिर छठा कह रहा है, यानी छठे छोटे में बताया है कि पहले किया उपाय, हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किन से? दव दुश्मन आमय डटे। किन से? दव यानी आग से, दुश्मन शत्रु से, और आमय रोग से। यानी मनुष्य को आग, शत्रु और रोग आदि संकटों से बचाव का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विषवाव। विषवाव यानी ये जब प्रचंड हो जाते हैं ना, यानी ये तीनों ऐसे संकट है जो जब प्रचंड हो जाते हैं, यानी जब भयंकर रूप ले लेते हैं, तो अपने को क्या देते हैं? रोबा गाले राजिया। रोबा गाले यानी बहुत ही, गाले रोबा यानी कष्ट, गाले यानी देते हैं, बहुत भयानक कष्ट देते हैं। इसलिए हमें रोग से, शत्रु से और आग से समय रहते ही या समय से पहले ही हमें बचाव कर लेना चाहिए। विशेष देखिए इसका राजस्थानी सरल भाषा का प्रयोग है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रचंड क्या है? तत्सम शब्द ही है, तो तत्सम शब्दावली है। ठीक है। और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये रूढ़ी, रोड़ा, गाले, ये क्या है? रोबा, ये देशज शब्द है। ठीक है। दूसरा है कि उचित समय देखकर ही क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया गया है। तो उपदेशात्मक शैली। ठीक है। उपदेशात्मक शैली। संकट से उबरने के उपाय हमें क्या करने चाहिए? पहले ही कर लेना चाहिए। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार एवं प्रसाद गुण की छटा दिखाई दे रही है। ठीक है। आगे समझ में। अब आइए बढ़ते हैं अगले शॉर्टों की तरफ। अगले शॉर्टे क्या कह रहे हैं? हिम्मत कीमत और उपजावे अनुराग। यानी पहले शॉर्टे में तो क्या बताया है? साहस से काम लेने का बताया है कि यदि आप में साहस है तो आपका मूल्य है, और मधुर वाणी का और क्या महत्व है वो हमें बताया गया है। ठीक है। क्या कह रहा है कि हिम्मत कीमत होय, यानी जिस मनुष्य में, यानी जो मनुष्य साहस एवं स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करता है, साहस प्रदर्शन से ही वह अपना सम्मान समाज में प्राप्त कर सकता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, यानी बिना हिम्मत के उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो कितना ही प्रतिष्ठा वाला क्यों नहीं हो, धन दौलत क्यों नहीं हो, लेकिन यदि उसमें हिम्मत नहीं है तो उसकी धन दौलत एक झटके में उससे दूर जा सकती है और वो अपनी कीमत खो सकता है, अपना सम्मान खो सकता है। ठीक है। उसको कोई महत्व नहीं देता। किस प्रकार? करे ना आदर को, यानी जिसमें हिम्मत नहीं होती उसको कोई महत्व, कोई आदर या सम्मान नहीं देता है। रद्द कागज ज्यों राजिया, यानी उसकी स्थिति किसके समान हो जाती है? रद्दी कागज के समान हो जाती है। रद्दी कागज के समान होना यानी यहाँ पे क्या दिया है कि उसकी जिस प्रकार हम रद्दी कागज को, यानी कागज अच्छा होता है तो ले लेते, फिर हम उससे हाथ पोंछकर जब रद्दी कागज होता है तो उसको फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार भी जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होगी, लोग उसकी रद्दी कागज के समान ही उसकी क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे। आई बात समझ में आपको? तो यह रद्द कागज यानी किसकी? हिम्मतहीन व्यक्ति की। किससे?
रद्दी कागज के साथ तुलना करने से यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, अगले सोरठे 8वें सोरठे में क्या बताया है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, यानी कोयल क्या करती है, अपनी मधुर वाणी से सुनने वालों के मन में प्रेम भाव भर देती है और मन हरकत करे यानी मन प्रसन्नता से भर देती है। वहीं कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया, वहीं कोए की वाणी कैसी होती है भाई, कर्कश होती है, वो काम काम करता है ना तो हर कोई उसको उड़ा देना चाहता है, कोई भी उसको सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कोए की वाणी कानों को कैसी लगती है, कड़वी लगती है, कड़वो लागे काग। और ये सारे गुण किसके हैं, हमारी रसना, रसना यानी जीभ के गुण है, यानी वाणी के गुण है। ये सारा मधुर और कटु वाणी का ही प्रभाव है। मधुर वाणी से सभी को वश में किया जा सकता है और कटु वाणी से सबके हम अप्रिय बन सकते हैं। तो हमें कैसी वाणी बोलनी है, मधुर वाणी। अब देखिए इनका विशेष क्या होगा कि राजस्थानी भाषा में उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। उर्दू शब्द कौन से हैं कि हिम्मत, कीमत, रद्द, ये क्या है, उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। तो ये यहाँ इसको कैसा बना रहा है, इसको प्रभावशाली बना रहा है। यहाँ कवि की कैसी बहुज्ञता का और उनके अनुभवों का, यहाँ पे बहुज्ञता और अनुभव उनका क्या हो रहा है, परिलक्षित होना यानी दिखाई देना, परिलक्षित हो रहा है। भाषा शैली कैसी है, सरल और प्रसाद गुण से संपन्न है। वाणी को मधुर या कटु स्वरूप से ही व्यक्ति समाज में कैसा बन जाता है, प्रिय भी बन जाता है और अप्रिय भी बन जाता है। फिर अनुप्रास अलंकार के साथ साथ किसमें, करे न आदर कोई रद्द कागज जीव राजिया में कौन सा है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे समझ में यहाँ तक आपको। अब आइए बढ़ते हैं अगले सोरठे की तरफ, सोरठा संख्या 9 और 10। इसमें क्या बताया गया है, तो हम प्रसंग से ही जानेंगे क्या बताया गया है कि पहले सोरठे में यानी दूध नीर मिल दोई हेक जैसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई राज हंस बिन राजिया, यानी इस दोहे में दूध और पानी का उदाहरण देकर जो ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही वस्तु के गुण और दोष को अलग करके दिखा दे सकते हैं, यानी राजहंस का के माध्यम से ज्ञानी व्यक्तियों के गुणों की ओर संकेत किया है। वहीं दूसरे सोरठे में मलिया गिर मंजार हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार रूका ही ने राजिया, यानी अच्छी संगति के अच्छे परिणाम को चंदन के वृक्ष के माध्यम से बताया है। यानी चंदन के वृक्ष किस प्रकार दूसरे वृक्षों को भी अपने जैसा बना ही देते हैं। तो हमें भी क्या करनी है, अच्छी संगति करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि दूध नीर मिल दो, यानी कवि कहता है कि जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है और दोनों के मिल जाने पर वो तो एक जैसे दिखने लग जाते हैं। आजकल दूध तो बाजार में आता है तो आप देखते ही हो दूध में कितना पानी मिला हुआ आता है। आप उसको अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पानी भी दूध जैसे ही दिखाई देता है मिल जाने के बाद। और दूध और पानी को अलग कर दिखाने का गुण एक जैसी आकृत का मतलब क्या है, स्वरूप, जब उनको मिला देंगे तब। करे न न्यारो कोई अलग नहीं कर सकता है, और यदि इसको कोई अलग कर सकता है तो वो है राजहंस, यानी जो शीर और नीर को अलग करके दिखा देता है। तो हंस क्षीर को गहत है। हंस किसको ग्रहण करता है, केवल दूध को ग्रहण करता है और वो पानी को पीछे छोड़ देता है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ही, यानी अर्थात बुद्धिमान लोगों में ही गुण और अवगुण को पहचानने की क्षमता होती है। वो गुणों को ही ग्रहण करते हैं, व्यक्तियों के अवगुणों पर वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको जो भी व्यक्ति मिले उनके गुणों को आपको ग्रहण करना है। अब कितना ही गुणीवान है और यदि उसके अंदर कोई अवगुण है
तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये इतना गुणवान होते हुए ये भी ऐसा करता है तो मैं भी इसके अवगुणों को अपना लूँ तो क्या जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको राजहंस की भांति दूध रूपी यानी दूध रूपी गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे संगति बताई है कि मलयागिर मंजार, मलयगिरी पर्वत पर, एक ऐसा पर्वत यानी मलयगिरी पर्वत पर बहुत ज़्यादा मात्रा में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, हर को तर चंदन हुए, हर को तर यानी वहां पे किसको, हर को यानी प्रत्येक को हर लेना। ठीक है, हर कोई प्रत्येक वृक्ष, तर यानी वृक्ष, चंदन हुए यानी प्रत्येक वृक्ष में चंदन का ही होता है। ठीक है, चंदन का ही होता है, तो उनके साथ जो दूसरे वृक्ष भी उगते हैं ना, उनमें चंदन जैसे गुण आ ही जाते हैं। और ये किसकी महिमा है, संगत लिए सुधार, यानी वो चंदन के वृक्षों की संगति करते हैं, इसलिए वो चंदन जैसी उनकी भी क्या बन जाती है, उनकी भी छवि बन जाती है, उनमें भी उन्हीं की तरीके की सुगंध आती है और वो गुणवत्ता उनमें आ ही जाती है। यानी चंदन का संग करने से ही अन्य वृक्षों ने भी अपने आप को सुधार लिया, यानी वो भी चंदन की भांति हो ही जाते हैं। अर्थात सुसंगति से हमेशा अच्छा ही परिणाम निकलता है। तो आपको भी अच्छी संगति यदि आप करोगे तो बशर्ते आपका भी व्यवहार अच्छा हो ही जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। ठीक है, विशेष क्या है कि साहित्यिक और सरल बोधगम्य राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली कैसी है, उपदेशात्मक यानी सत्संगति करने का और राजहंस की भांति गुणों को ग्रहण करने का संदेश दिया है या उपदेश दिया है, इसलिए। फिर अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण तो है ही है, और लक्षणा शब्द शक्ति है, किसमें, राजहंस के माध्यम से बुद्धिमान लोगों की ओर लक्षित किया है और चंदन के माध्यम से सत्संगत करने वालों की यानी सत्संगति की ओर लक्ष्य किया है। तो लक्षणा शब्द शक्ति है यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में। आइए बढ़ते हैं अगले सोर्टों की तरफ। सोर्टा संख्या 11 और 12 क्या दिया है कि पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वह जीबरा गाव, रतिन ओखद राजिया। यानी इसमें क्या बताया है कि यदि अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाए तो उससे होने वाले कष्ट का कभी भी निवारण नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। वहीं मूसा ने मजार हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार रसन रैसी राजिया। यानी दो विपरीत स्वभाव वाले किसमें, शत्रुओं में कभी भी मित्रता नहीं निभ सकती है। तो पहले दोहे में तो पहले सोर्टे में तो यानी सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, और दूसरे में शत्रुओं में यानी जो जन्मजात शत्रु होते हैं उनमें कभी भी मित्रता हो ही नहीं सकती, हो जाती है तो वो निभती ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे कि पाटा पीड़ उपाव, पाटा यानी पट्टियां कर लेने से भी, पाटा पीड़ उपाव यानी जब कोई चोट लगती है ना, पीड़ या कष्ट होता है तो उसका तो क्या किया जा सकता है, उपाय किया जा सकता है। तन लागा तरवारिया, जो किससे होती है, यानी तलवार से जो पाटा यानी चोट लगती है, पाटा का यहाँ पट्टियां करना, तो उसको तो पट्टियां करके क्या कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तन लागा यानी जो शरीर पर तलवार की चोट से जो घाव लगते हैं, यानी जो शरीर पर घाव होते हैं उनको तो ठीक किया जा सकता है। वहीं जीबरा घाव, लेकिन जो कौन से घाव होते हैं, कठोर या अपमानजनक वाणी से जो हृदय में या मन में
जो घाव उत्पन्न होता है ना, उसे ठीक करने वाली औषधि इस संसार में भी कहीं नहीं है। अर्थात यानी शब्द रूपी तीर से जो घाव लगता है ना, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। और ये तो मन में हो जाने वाला इतना बड़ा घाव होता है कि ये चीर पर्यंत तक बहता रहता है और जब तब क्या करता है, मनुष्य को कष्ट देता रहता है। तो इसलिए हमें भी कभी भी अप्रिय, कष्टदायक और अपमान करने वाली शब्दों का कभी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है ना कि अब कैसे होवे, कबीरदास जी हेली गाई जाती है एक, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी हेली, क्यों लागा शब्दाराई बाण। जब शब्दों के बाण लगते हैं ना, तो इस संसार में जीना भी कष्टदायक हो जाता है। हेली गाई जाती है, राजस्थानी भाषा का चल रहा है तो बता दिया। और वो आप यहाँ इसमें लिख भी सकते हो विशेष में भी, ठीक है। फिर 12वें सोल्टे में क्या है कि मूसा ने मजार, मूसा, मूसा यानी चूहा और मजार यानी बिल्ली, चूहे और बिल्ली में हित कर बैठा हेकण, क्या कभी क्या हो सकती है, ठीक नहीं, क्या नहीं हो सकती है, हित यानी मित्रता, कर बैठा हेकण यानी बिना सोचे समझे, हेकण यानी बिना सोचे समझे यदि ये आपस में मित्रता कर ले, कौन, बिल्ली और चूहा, यानी मित्रता तो समान स्वभाव वालों के बीच में सफल हो सकती है। यदि कोई चूहा बिल्ली से मित्रता कर ले तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि से जाने संसार, क्योंकि पूरा संसार किस बात को जान सकता है, सब जानता है संसार की रस, रस यानी इन दोनों में क्या नहीं रह सकता है, ना तो सुख मिल सकता है और ना ही किसी तरीके का जो मित्रता में आनंद मिलता है ना, वो आनंद इनकी मित्रता में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि चूहा क्या है, बिल्ली का भोजन है और चूहा बिल्ली से कमजोर होता है शरीर बल में, तो वो कभी भी अपने बल पर बिल्ली से अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। बिल्ली का और उसका जब कभी भी आपस में भेद होगा या थोड़ी बहुत भी यदि उनके अंदर लड़ाई हो गई तो बिल्ली तो उसे खा जाने में यानी उसको अपना भोजन बनाने में वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकेगी। ठीक है, आया ना समझ में? तो हमें क्या सीख लेनी यहाँ पे कि जहाँ हमारे विचार नहीं मिलते हो, जहाँ हम दूसरों से अपना स्वभाव ही विपरीत दिख रहा हो, तो वहाँ हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए। विशेष देखिए कि सरल और राजस्थानी भाषा में कवि ने बहुत ही गहरी बात प्रस्तुत की है। उपदेश है और परामर्श भी दिया गया। कैसा परामर्श? कि हमें एक तो अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए और दूसरा हमें विपरीत स्वभाव वालों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर पाटा पीड़ और रहसी राज्य में क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और वैण सगई अलंकार तो है ही है। आगे यहाँ तक समझ में आपको? फिर देखिए सोल्टा संख्या 13 और 14 क्या दिया गया है इसमें कि खड़ गुण अणखुताई एक भाव कर आदरे ते नगरी हुताई रोही आची राजिया। यहाँ पे भी वही बताया गया है क्या कि जहाँ क्या मिलता है, टक्केशेर बाजीन टक्केशेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसे राज्य में रहने से तो अच्छा है कि निर्जन वन में हम अपना बसेरा कर लिया जाए। ठीक है। इसमें क्या बताया है कि ना समझ लोगों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं दूसरे शोरटे में क्या है कि गण गण साबड़ गाय न फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमल बिद जाय राय पड़े जद राजिया। यानी
मित्रता या परिवार को हमें हमेशा किससे बचाना चाहिए? दरार से या फूट से बचा के रखना चाहिए। आपको कभी भी दूसरे लोगों की बात को सुनकर अपने मित्र पर या अपने परिवार के लोगों पर कभी भी ना तो आपको शक करना चाहिए और ना ही उनकी बातों को सुनकर हमें अपने परिवारजनों से या अपने मित्रों से लड़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरों की बातों को सुनकर कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने कोई प्रत्यक्ष देखा है तो समझ में आता है, तो भी वहाँ घर में बैठकर उस बात को सुलझा लेना चाहिए जहाँ तक सुलझ सकती है। क्योंकि एक बार यदि आपकी मित्रता में या परिवार में दरार या फूट पड़ गई तो फिर कोई भी बड़ा संकट आएगा तो उससे आप अपने ना तो मित्रता को बचा पाओगे ना ही अपने परिवार को बचा पाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कवि क्या बता रहा है कि खड़ गुड़, जहाँ पे खड़ क्या होती है, यानी जब तिलों से तेल निकल जाता है तो उसके बाद जो बचती है खड़ यानी तलछट बचता है, जो पशुओं को खिलाने के लिए काम में ली जाती है, तलछट खड़ जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पे यानी जिस नगरी में खड़ यानी तलछट, यहाँ तलछट का यहाँ मतलब क्या है कि अवगुण वाले, जहाँ अवगुणों का, और गुड़ यानी गुड़ का यहाँ लक्षण है यहाँ पे गुणी, जहाँ पे अवगुण और गुण को अणखुताई यानी जहाँ एक समान समझा जाता है। ठीक है, सॉरी, अण यानी अन्न और खुताई यानी भूसी, चारा, ये सारे गुण अवगुणी है। ठीक है, जहाँ पे खड़ और गुड़ को एक भाव बेचा जाए, जहाँ अण और खुताई, जहाँ भूसी और चारे का एक भाव कर आदरे, यानी जहाँ पे कैसे बेचा जाए, आदि को एक समान महत्व दिया जाता, वहाँ नहीं रहनी चाहिए। क्यों? हमें रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्थान तो कैसा है, अंधेर नगरी के समान है, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा के समान, ऐसे नगर में हमें नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ गुणों वाले व्यक्ति को ते नगरी होता है, यानी उस नगर में हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस नगर में हमें हमारा बसेरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस नगर में तो बसने से तो अच्छा क्या है, रोही का अर्थ क्या होता है, निर्जन वन, यानी उस नगर में रहने से तो अच्छा है कि निर्जन वन में जाकर निवास बना ले, क्योंकि वहाँ व्यक्ति कैसे रह सकता है, अपने आत्मसम्मान के साथ रह सकता है। और वहीं क्या, यदि आप ऐसे राज्य में रहोगे जहाँ किसी तरह का कोई सम्मान नहीं किया जाए तो वहाँ रोज आपको क्या मिलेगा, अपमान। तो ऐसे रोज अपमान भरे जीवन जीने से, यानी जहाँ पे आप ये सोच के रह जाओ कि टक्के शहर में सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ आपको टक्के शहर के साथ और क्या मिल रहा है, अपमान। तो अपमान के साथ जीवन जीने से तो अच्छा है कि आत्मसम्मान के साथ अकेले में गरीबी के साथ ही जीवन जी ले। ठीक है, वहीं दूसरे छोटे में क्या बताया है कि गण गण साबड़ गाय, गण गण साबड़ गाय, गण गण का मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक, गने या बहुत से, साबड़ गाय यानी हथौड़े से, किससे, हथौड़े से, सबड़ एक तो हथौड़े कोई बोलते हैं, हथौड़े से, गाय यानी चोट करने पर भी, बार बार यानी बहुत सी चोट करने से भी क्या, न फूटे पहाड़ निवड़, न फूटे यानी उसमें क्या नहीं होती है, नहीं फूटता है वो, उसमें हल्की सी दरार भी नहीं आती है। यदि आप कितना ही पहाड़ को आप टूट लेते हो तो वो टूटता ही नहीं है। टूटता है क्या, चाहे कितने थोड़े से आप ऊपर चोट करोगे तो वो टूटेगा क्या, नहीं टूटता है। जबकि क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, पहाड़ निवड़, निवड़ यानी कठोर, नीमड़ बोलते हैं जिसको, यहाँ निवड़ बताया है। ठीक है, यानी सबल या बड़े हथौड़े से प्रबल यानी बहुत अधिक चोट किए जाने पर भी जो कठोर पर्वत नहीं फूट पाता, और वही पहाड़ जड़ कोमल बिद जाय
राय पड़े जद राज्य, और उसी किसमें, उसी पहाड़ में जड़ कोमल बिध जाए, यानी कितनी कोमल क्या होती है, जड़ बहुत कोमल होती है, लेकिन फिर भी वो उसमें प्रवेश कर जाती हैं। बिध जाए यानी प्रवेश कर लेना, प्रवेश कर ही जाती है। कब कि राड़, यहाँ राय नहीं आएगा, राड़ पड़े, राड़ यानी जब पहाड़ में हल्की सी भी दरार आती है ना, तो उसमें कितनी कोमल जड़ होती है, वो उसमें प्रवेश कर ही जाती है। अर्थात चाहे कितना ही बड़ा क्या नहीं हो, सुरक्षित दुर्ग हो, चाहे राज्य हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्रता हो, फूट पड़ जाने पर साधारण शत्रु भी उसमें प्रवेश करके आसानी से प्रवेश कर ही जाते या उसको हानि पहुंचा ही सकते हैं। यहाँ रामायण में विभीषण द्वारा जब लंका को छोड़ देने का आता है ना, तो यहाँ पे वो वहीं से हुआ है कि रावण हारा किससे था, अपने ही भाई के द्वारा छोड़ने के कारण। क्योंकि हमने रामायण में भी हमने देखा है कि विभीषण ही वो होता है जो राम को पग पग पर लंका का प्रत्येक भेद देता है। इसके बाद ही वो लोकोक्ति बनी थी कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो जब किसी तरह की यदि रावण पहले से ही अपने भाई का कहना मान लेता तो शायद वो अपनी लंका नगरी को या खुद को या अपने पूरे राक्षस राज्य को पूरा खत्म होने से बचा सकता था। लेकिन उसने अपने भाई का कहना नहीं माना, तो वो भाई किसके साथ जाकर मिल गया, राम जी के साथ जाकर मिल जाता है, और उसकी लंका भी पूरी नष्ट हो जाती है, किसकी, रावण की, और पूरा राक्षस कुल भी उसका नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही संदेश दिया गया है। तो हमें क्या करनी है, हमें अपने मित्रता को और अपने परिवार को किससे बचाए रखना है, फूट पड़ने से, दरार पड़ने से, ताकि कोई भी साधारण शत्रु उसमें झांक भी नहीं पाए। दरार होगी नहीं तो झांकेगा ही कहाँ से। ठीक है, तो इसका विशेष क्या होगा कि सरल राजस्थानी भाषा में बहुत गहरी बातों को बताया है। शैली उपदेशात्मक उपदेशात्मक है। सब धान 22 पंसेरी यानी टके शेर बाजी टके से सब धान यानी पूरे के पूरे धान कैसे 22 पंसेरी तोल से बेचे जाए, उस वहाँ नहीं रहना चाहिए। दूसरे शॉर्ट में फूट या परस्पर अविश्वास से बचने का संदेश दिया है, यानी घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। अब अंतिम शॉर्टा जो दिया गया उसमें क्या बताया है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, जिनमें जन्म से यदि आपको जन्म से जन्मजात जो आपको गुण मिले हैं, जो भी आपके गुण है चाहे अवगुण है, उसको बदल नहीं सकता कोई भी। जो आपको जेनेटिक आनुवांशिक मिलता है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं बदलते। कैसे कि पै मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया, यानी आक के माध्यम से, आकड़े का होता है ना पौधा, उसके माध्यम से संदेश दिया है कि ईर्ष्यालु या कुटिल स्वभाव वाले लोगों को आप कितना ही ज्ञान दे दो, वो व्यक्ति कभी भी अपने दुर्गुण को बदल नहीं पाते हैं। कैसे कि पै मीठा कर आग, यानी पै मीठा कर, पै यानी मीठे, सॉरी पै यानी दूध से, पै मीठा कर पाक यानी आप उसको कितना ही मीठे दूध से, पाक यानी सींचो, जो इमरत यानी भले आप अमृत से ही सींच दीजिए, चाहे आप अमृत से सींचो चाहे मीठे दूध से उसको सींचो, बड़ा करो। उर कड़वाई, उर यानी यदि किसी के हृदय में भीतर ही, यदि किसी के हृदय में या भीतर ही यदि कोई कड़वाई भरी हुई है, यानी आक के वृक्ष के जैसा हो, क्या आक का वृक्ष अपने कड़वेपन को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। तो रंच न मुके, रंच यानी वो रत्ती भर भी उसमें थोड़ा सा भी किसी भी तरीके की कम नहीं होती है। मुके यानी कम होना,
रत्ती पर भी कम नहीं होती है। कम होती है क्या कभी देखिए आंकड़े की कड़वाई? नहीं। तो आँख या मदार को चाहे मीठे पानी या दूध में पकाओ, चाहे शक्कर में पकाओ, चाहे अमृत से सींचो, इन सभी उपायों से उसके भीतर का कड़वापन तनिक भी कम नहीं होता। अर्थात जो स्वभाव से ही ईर्ष्या करने वाले कुटिल लोग हैं, उन्हें सुधारना या मधुर स्वभाव वाला बनाना किसी के वश की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसका कैसा है? जन्मजात गुण है। कैसा है? जन्मजात गुण। आगे समझ में? चलो विशेष देखिए, भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। अनुप्रास अलंकार एवं अन्योक्ति यानी आक के माध्यम से अन्य उक्ति किसकी तरफ इशारा किया है? यहाँ पे किसकी तरफ इशारा किया है? कड़वे लोगों की तरफ या दुर्गुण स्वभाव वाले लोगों की तरफ, कुटिल स्वभाव वाले लोगों की तरफ। ठीक है। वहीं तत्सम एवं देश शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आगे आपको शॉर्ट है सारे समझ में? ठीक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य का मूल नाम क्या था? राजा राम। प्रश्न संख्या दूसरा है, दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है? केवल और केवल राजहंस। अति लघुत्रात्मक में देखिए प्रश्न संख्या तीसरा, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है? यानी बल और हिम्मत के अभाव में। प्रश्न संख्या 4 के दूध एवं नीर जल को कौन अलग अलग कर सकता है? अब ये तो प्रश्न संख्या दूसरा और तीसरा सेम ही है। कौन अलग कर सकता है? राजहंस। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? तो 3 चीजें आई थी। वो 3 चीजें कौन सी थी? दव यानी आग, दव दुश्मन, और दुश्मन यानी शत्रु, और अम्माट यानी रोग। इन तीनों से। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सी जगह पर चंदन के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो कौन से हैं? मलयागिरी पर्वत पर, मलय पर्वत पर। 7वां है कि किसके घाव कभी नहीं बढ़ते हैं? शब्द रूपी बाण से लगे घाव। शब्द रूपी बाण से लगे घाव यानी कटु वाणी से या अपमानित वाणी से जो बोले जाते हैं वो। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न की श्रेणी में संकलित अंश के अनुसार हमें कौन से नगर में नहीं रहना चाहिए? कि कवि कहता है, क्या बताया है आपके यहाँ पे कि मैंने यहाँ उत्तर दिए हैं कि जिस नगर में, कौन से नगर में, पहले यहीं से पूछा तो यहीं से आपको उत्तर उठाना है कि जिस नगर में खल, गुड़ और अन्न को एक जैसा महत्व दिया जाता है उस नगर में नहीं रहना चाहिए। पहले तो शाब्दिक, फिर इसका ये बताना है कि जब सभी वस्तुओं या व्यक्तियों में जब एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो स्वाभिमानी व्यक्ति का वहाँ निर्वाह नहीं हो सकता। तो ऐसे स्थान पर रहने से तो किसी जंगल में जाकर रहना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नगर में मूर्ख और विद्वान, गुणी और गुणहीन सभी एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए कि अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। संकलित अंश यानी यह अंश कहाँ पे आया है? चूहे और बिल्ली वाला अंश के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि असमान स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच में कभी भी मित्रता यदि हो भी जाए तो वो निभाई नहीं जा सकती है। 2 व्यक्तियों के बीच मित्रता कब निभ सकती है? जब वह दोनों के हित में हो और स्वाभाविक हो। और यदि मित्रता को स्वार्थ पर किया जाए यानी स्वार्थ के नजरिए से देखकर मित्रता की जाए और असमान स्वभाव वाले में हो तो वो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। संकलित अंश में भी चूहे और बिल्ली द्वारा जो मित्रता की गई है वो अस्वाभाविक मित्रता की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली एक शिकारी है और चूहा उसका शिकार है। तो ये दोनों ही अलग अलग प्रवृत्ति वालों की मित्रता है।
तो चूहे के लिए मित्रता तो कैसी पड़ेगी, बहुत ही महंगी। और जबकि बिल्ली का उसमें क्या छिपा है, स्वार्थ छिपा है, तो ये लंबे समय तक ये मित्रता टिक नहीं सकती है और बिल्ली कभी भी उसे अपना शिकार बना सकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। ये किसके द्वारा उदाहरण दिया है, आंख के माध्यम से। संकलित अंश कौन सा है, आंख का, जो अभी भी पढ़ा अपन ने, आधार पर स्पष्ट करना है कि जब संसार में कोई भी व्यक्ति, जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ ही एक विशेष प्रकार का स्वभाव और छवि लेकर आता है, ठीक है, और गुण लेकर आता है, और ये उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त उसका प्राकृतिक गुण होता है, जिसे बदल पाना किसी के वश की बात नहीं होती है। संकलित अंश में कवि ने भी आक नामक एक पौधे का उदाहरण देकर बताया है कि आक स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, और यदि इसे हम शक्कर से या अमृत से सींच दे तो भी इसकी कड़वाहट दूर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर का जो कड़वाहट है वो उसकी क्या है, जन्मजात विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार ईर्ष्यालु या द्वेषी व्यक्ति के व्यवहार को भी बदल पाना संभव नहीं होता है। आगे समझ में यहाँ का आपको। अब निबंधात्मक में देखिए कि संकलित अंश के आधार पर हिम्मत और पराक्रम के महत्व को स्पष्ट करना है। तो यहाँ मैंने उत्तर आपके पूर्ण रूप से लिख दिया है कि हिम्मत और कीमत का कृपाराम जी खिड़िया ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि संसार में मनुष्य की कीमत कैसे होती है, उसकी हिम्मत से ही होती है। पराक्रम का अर्थ होता है कि वीरता और तन मन का प्रदर्शन करना, और मनुष्य को भी हिम्मत और साहस से ही काम लेना चाहिए। बिना पराक्रम और हिम्मत के वो सफल नहीं हो सकता है। कायर व्यक्ति की समाज में कभी कोई इज्जत नहीं हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने रंगे सियार का उदाहरण दिया है, और एक दूसरा रद्दी कागज के समान उपेक्षा कर दी जाती है। तो कैसा लेना चाहिए हमें हमेशा हिम्मत के साथ ही काम लेना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए कि संकलित अंश के आधार पर वाणी का कैसा महत्व है। वाणी कैसी है, मनुष्य को मिलने वाले जो अमूल्य उपहार है सबसे श्रेष्ठ वाणी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि वाणी नहीं होती तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कभी कर ही नहीं पाता। ठीक है। इसलिए हमें इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। कवि के अनुसार हितकारी और मधुर वाणी का प्रयोग ही हमें करना चाहिए, और बोलते समय अवसर का भी ध्यान रखना चाहिए, शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, और कहाँ बोल रहे हैं उस स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और कोयल और काग के माध्यम से मधुर वाणी का प्रयोग करने का भी संदेश दिया है। ठीक है। इस प्रकार यानी कटु और वाणी अगर किसी के प्रति आप बोल देते हो तो उसकी तो कोई औषधि भी नहीं है, जीवन पर्यंत उसकी याद पीड़ा देती रहती है। इस प्रकार मानव जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। प्रश्न संख्या 13 में आपके सप्रसंग व्याख्या पूछी गई है। जो आप व्याख्या जो यहाँ पे दी गई है आप वहाँ से इनका उत्तर लिख सकते हैं। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो वहाँ आप कमेंट कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि उन बच्चों तक ज़रूर आप पहुँचाइए जिनके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है, उनको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। आपके थोड़े से सहयोग से उनका भी भला हो सकता है और हमारा भी उत्साह दुगना होता है। तो आप हमारे इस उत्साह को बढ़ाने में और भला करने में थोड़ा अपना सहयोग लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।